तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल तिवारी जी एजुकेशनल में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका आने वाला सीयूईटी का एग्ज़ाम हो, चाहे डीयूईटी का हो, चाहे किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हो, या फिर आपका यूपीएससी लेवल का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, रेलवे का हो, एनटीपीसी का हो, किसी भी आपका लेवल का एग्ज़ाम हो, बट जो हिस्ट्री का एक पोर्शन होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपनी भूमिका निभाता है। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो प्रागैतिहासिक काल से ऋग्वेदिक काल के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके पेपर में आ सकते हैं, एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से मिस नहीं होगा, ये मैं दावा करता हूँ। तो आज की वीडियो हम ये पोर्शन आपका कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो आपके जो टॉपिक्स कवर होंगे वो होंगे पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल और वैदिक युग के सारे क्वेश्चंस, ठीक है। आप ये देख पाएंगे, हमने आपको थंबनेल में ही ये दिख जाएगा जो आपके सामने, एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन, ठीक है। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, भारत के नामकरण के संदर्भ में भारतवर्ष का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। यानी कि जो भारत का नामकरण है, जैसे कि आप लोग भारत नाम सुन रहे हैं, हिंदी में जो भारत बोलते हैं, इंग्लिश में इंडिया बोलते हैं, तो जो भारत है इसके नामकरण के लिए जो भारतवर्ष जो है शब्द, जिसे हम बोलते हैं ना कि हमारा भारत जो है वो भारतवर्ष शब्द से निकला है, तो ये भारतवर्ष शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है। तो आपके पास जो ऑप्शन है वो हैं ए अष्टाध्यायी, बी अर्थशास्त्र, सी आर्यभट्टियम, या फिर डी आचारांग सूत्र। जल्दी से अपना उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आप एक काम करना, आप सीरियल वाइज सारे आंसर्स कमेंट में टाइप करते जाएं और एक ही बार में पोस्ट कर ले, जिसके भी आंसर सही होंगे उसको लव रिएक्ट मिल जाएगा अंदर से, ठीक है। तो जो उसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अष्टाध्यायी। हाँ दोस्तों, जो अष्टाध्यायी है जिसको पाणिनि ने लिखा है, इसी में हमें सबसे पहले भारतवर्ष शब्द का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया ए अष्टाध्यायी, जिसे पाणिनि ने लिखा है। अगर हम अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? चाणक्य ने जी। अर्थशास्त्र को हमारे कौटिल्य ने लिखी थी, ठीक है। अगर हम आर्यभट्टियम की बात करें तो आर्यभट्टियम को किसने लिखा है? जैसे कि इसके नाम में ही आर्यभट्ट, तो आर्यभट्ट ने इसको लिखा था, ठीक है। अगर हम आचारांग सूत्र की बात करें, आचारांग सूत्र है क्या? तो ये एक धार्मिक ग्रंथ है। कौन से धर्म का? जैन धर्म का, ठीक है। जैन धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। और इसे लिखा किसने है? तो इसे लिखा है गोपाल दास ने। चलिए दोस्तों, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किसका निवास स्थान होने के कारण भारत का नाम आर्यावर्त पड़ा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि आर्यवर्त नाम भारत का कैसे पड़ा, क्यों पड़ा। जैसे कि आप हम लोग जानते हैं कि भारत का नाम आर्यवर्त भी है, इंडिया भी है, इंद्रप्रस्थ भी है, तो इसके कई नाम हैं। तो आर्यवर्त क्यों पड़ा? आपके पास जो ऑप्शन है, भारत के कारण पड़ा, बी द्रविड़ के कारण पड़ा, सी आर्य के कारण पड़ा, या फिर डी दुष्यंत के कारण पड़ा। अगर इसके हम आंसर, राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि आर्य, क्योंकि भारत से तो इसका नाम भारत पड़ गया, ठीक है। और द्रविड़ जो थे वो दक्षिण भारत में, आप जानते हैं इनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। तो जो आर्य जब आए थे, तो आर्यों के आगमन से ही इस प्रदेश को, इस भूमि को, भारतीय भूखंड को क्या बोला गया? आर्यावर्त, ठीक है। चलिए अपना हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है, दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो पहला कथन है वो है, भारत का नामकरण ऋग्वैदिक काल के प्रमुख जन भरत के नाम पर किया गया। जो दूसरा कथन है वो है, भारत को जम्बू द्वीप का एक भाग भी माना जाता है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? जो आपके पास ऑप्शन है केवल एक, यानी कि भारत का नामकरण जो है ऋग्वैदिक काल के प्रमुख जन भारत के नाम पर किया गया है, परंतु जो जम्बू द्वीप है वो भारत का भाग नहीं है। ऑप्शन बी, भारत सिर्फ जम्बू द्वीप का भाग है, भारत के नाम पर इसका नाम नहीं रखा गया है। या फिर ऑप्शन सी, एक और दो दोनों ठीक है। या फिर ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी जो इसका राइट आंसर होगा, आप पॉज करके भी अपना आंसर सोच सकते हैं कि क्या हो सकता है, फिर आप वीडियो को दोबारा कंटिन्यू करें ताकि आपको आंसर मिल जाए। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक और दो दोनों। जी दोस्तों, तो भारत का जो नाम है वो ऋग्वैदिक काल के जो एक जन था प्रमुख, भरत, उसी के नाम पर किया गया था इसका नामकरण, ठीक है। आप जानते होंगे जन और जनपदों के बारे में, महाजनपद, ठीक है। और जो भारत है वो जम्बू द्वीप का भी एक भाग माना जाता है। इसीलिए जो हमारे संस्कृत ग्रंथ हैं या संस्कृत जो मंत्र हैं, आपने उनमें जम्बू द्वीप का नाम जरूर सुना होगा। जम्बू द्वीप भारत खंडे आर्यावर्त देशे, ठीक है। जब संकल्प का मंत्र पढ़ते हैं ना तो उसमें भी ये मंत्र है, जम्बू द्वीप का उल्लेख उसमें भी किया गया है।
ठीक है, तो ये ऑप्शन जो सी है वो सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। चलिए हमने फोर्थ क्वेश्चन को बढ़ते हैं। जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो है पुरातात्विक विधा का क्या अभिप्राय है, यानी कि आप पुरातात्विक विधा से क्या समझते हैं। जो आपके पास ऑप्शंस हैं वो हैं ए सिक्कों का अध्ययन, बी शिलालेखों का अध्ययन, सी महाकाव्यों का अध्ययन, या फिर डी भूगोल का अध्ययन। जल्दी से अपना आंसर में कमेंट बॉक्स में बताएं कि पुरातात्विक विधा का क्या मतलब है। देखिए दोस्तों, अगर हम ऑप्शन ए की बात करें सिक्कों का अध्ययन, तो सिक्कों के अध्ययन को पुरातात्विक विधा तो नहीं कहते भाई, इसे कहते हैं क्या नाम था सिक्कों का, न्यूमिस्मेटिक। हाँ जी, न्यूमिस्मेटिक इसको कहते हैं, न्यूमिस्मेटिक। ये क्या है, सिक्कों का अध्ययन, ठीक है, स्टडी ऑफ कॉइन्स। अगर हम शिलालेखों के अध्ययन की बात करें तो शिलालेखों का अध्ययन इसी को कहा जाता है पुरातात्विक विधा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आई होप आपका आंसर ठीक होगा। तो जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, यानी कि जो नीचे मैचिंग्स दी गई है इसमें से कौन सा गलत है, कौन सा सही मैच नहीं कर रहा। ऑप्शन जो ए है वो हाथी गुम्फा अभिलेख, यहाँ पे अभिलेख दिखे हैं, यहाँ पे शासक लिखे हैं, ठीक है। जो हाथी गुम्फा अभिलेख है वो खारवेल के शासकों द्वारा बनाए गए थे। देवपाड़ा अभिलेख यशोधर्मन के द्वारा बनाए गए थे। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त द्वारा लिखवाया गया, या फिर नासिक अभिलेख गौतमीपुत्र सातकर्णी के द्वारा लिखवाया गया। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन गलत है, यानी कि सही सुमेलित नहीं है, आपको वो बताना है। जल्दी से अपना आंसर में कमेंट बॉक्स में छाप दें भाई, जिसका भी राइट आंसर होगा उसको लव रिएक्ट मिलेगा, ठीक है। चलिए जो फिफ्थ क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा वो होगा देवपाड़ा का अभिलेख। जी दोस्तों, जो देवपाड़ा का अभिलेख है ये यशोधर्मन ने नहीं बल्कि विजय सेन, जी दोस्तों इसे विजय सेन ने खुदवाया था, ठीक है। तो हम बात करें यशोधर्मन का, तो यशोधर्मन का कौन सा अभिलेख खुदवाया था, तो यशोधर्मन के द्वारा जो अभिलेख खुदवाया गया था वो था मंदसौर का अभिलेख, ठीक है। मंदसौर का अभिलेख जो था उसको खुदवाया गया था यशोधर्मन के द्वारा, जबकि देवपाड़ा का जो अभिलेख था वो विजय सेन के द्वारा खुदवाया गया था। हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल शासकों के द्वारा ये खुदवाया गया था, देवपाड़ा अभिलेख विजय सेन के द्वारा, और प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त के द्वारा, नासिक अभिलेख गौतमीपुत्र सातकर्णी के द्वारा। चलिए दोस्तों अपने सिक्स्थ क्वेश्चन को बढ़ते हैं। जो हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है वो है दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है, आप देख सकते हैं कि क्वेश्चंस का लेवल कैसा है, क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे लेवल के हैं। अगर आपने इनको कर लिया तो आपके नंबर कहीं नहीं जाने वाले, ठीक है। तो आप ढंग से ये पूरा जो 50 क्वेश्चंस की सीरीज़ है पूरी ढंग से देखें। मैं पक्का कह रहा हूँ आपका अगर पूरा पाषाण काल से ऋग्वेदिक पीरियड का एक भी क्वेश्चन छूट गया तब आप कहना। चलिए जो पहला कथन है वो क्या है कि प्रारंभिक अभिलेख शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों, मुद्राओं पर खुदे हुए मिले हैं। क्या यह कथन सही है, देखते हैं भाई। जो दूसरा कथन है वो है सबसे प्राचीन अभिलेखों में मध्य एशिया के बोगाज कोई से प्राप्त अभिलेख हैं, यानी कि सबसे प्राचीन जो अभिलेख है वो बोगाज कोई से प्राप्त हुए हैं। तो इन दोनों में से कौन सा कथन सही है, ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी ना तो एक और ना ही दो। जल्दी से अपना उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, आपको ये क्वेश्चन पक्का क्लियर हो जाएगा अभी। चलिए दोस्तों अगर हम इसके राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक और दो दोनों। जी दोस्तों, जो प्रारंभिक अभिलेख हैं वो शिलाओं पर, स्तंभों पर, ताम्रपत्रों पर, दीवारों पर और मुद्राओं पर ही खुदे हुए मिले हैं, जबकि सबसे प्राचीन जो अभिलेख है वो मध्य एशिया में बोगाज कोई से प्राप्त अभिलेख हैं। अगर इसकी रेफरेंस बुक बताऊँ तो आपको, अगर आपने उपिंदर सिंह बुक का नाम सुना होगा तो उपिंदर सिंह में आपको ये पूरा कंटेंट अच्छे से मिल जाएगा। चलिए हम फिर सेवन्थ क्वेश्चन को बढ़ते हैं। जो हमारा सेवन्थ क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से खरोष्टी लिपि को पढ़ा किसने था, यानी कि खरोष्टी लिपि को पढ़ने वाला व्यक्ति कौन था इनमें से। जो आपके पास ऑप्शन है वो है ए प्रियदर्शी, बी कॉलिन मैकेंजी, सी अलेक्जेंडर कनिंगम, या फिर डी जेम्स प्रिंसेप। जल्दी से अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए हम सारे ऑप्शंस की बात कर लेते हैं एक बार। अगर हम प्रियदर्शी की बात करें तो दोस्तों ये तो अशोक का नाम था, ठीक है। अशोक को प्रियदर्शी बोला जाता था, मनोहर आकृति वाला या मनोहर चेहरे वाला। अगर हम कॉलिन मैकेंजी की बात करें तो कॉलिन मैकेंजी जो थे वो
फर्स्ट सर्वे ऑफ जनरल ऑफ इंडिया थे, यानी कि जो ASI है इसके फर्स्ट सर्वेयर थे ये, ठीक है। अगर हम अलेक्जेंडर कनिंघम की बात करें तो ये ASI के फर्स्ट डायरेक्टर थे, ठीक है, फर्स्ट डायरेक्टर ये थे। और खरोष्टी लिपि को पढ़ने वाला आदमी कौन था? जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। अशोक के अभिलेख जो लिखे गए थे ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में लिखे गए थे, तो उन अभिलेखों को पढ़ने वाला पहला आदमी कौन था? जेम्स प्रिंसेप, ठीक है दोस्तों। चलिए अपने 8th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा 8th क्वेश्चन है वो है, दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। या फिर दूसरा, देवनागरी का विकास अरामाइक लिपि से हुआ है। अब इन दोनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, या फिर डी ना तो एक और ना ही दो। जल्दी से अपना आंसर में कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। ये आपको आनी चाहिए यार, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। बाकी अगर आपको मुश्किल लग भी रहे तो आज के बाद ये क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे सारे, ठीक है। और यहीं से सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगर हम बात करें पहले ऑप्शन की कि देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, तो देखिए भाई हम लोग लिखते तो ऐसे ही हैं, है ना। कबूतर कुछ भी लिखेंगे तो बाएं से दाएं लिख रहे हैं ना, ये बायां ये दायां। तो चलिए पहला ऑप्शन तो सही है, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, देवनागरी का विकास अरामाइक लिपि से। भाई ये बात गलत है। जो देवनागरी लिपि का विकास हुआ है दोस्तों, वो कौन सी लिपि से हुआ है? इसका विकास हुआ है ब्राह्मी लिपि से, ठीक है, ब्राह्मी लिपि। इसका विकास अरामाइक लिपि से नहीं हुआ है, ठीक है। तो जो ऑप्शन ए है, यानी कि केवल एक, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बिल्कुल। ऑप्शन ए इज़ अ राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन जो हमारा है, यार ये क्वेश्चन तो बड़ा इजी आ गया, ये बताया था आपको मैंने। चलिए कोई बात नहीं, देखते किसको याद हो गया किसको नहीं याद हुआ। जो 9th क्वेश्चन है वो है, सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है? स्टडी ऑफ कॉइन्स, इसको क्या कहा जाता है? किस टर्म के साथ इसको प्रोनाउंस किया जाता है? तो आपका जो ऑप्शन 1 है, ए इक्नोग्राफी, बी इथेनोग्राफी, सी एपिग्राफी, या फिर डी न्यूमिस्मेटिक्स। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे। चलिए भाई, समझ गए हो चाहे ना समझो, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि न्यूमिस्मेटिक्स। जी दोस्तों, जो एपिग्राफी है ये हम अभिलेखों का अध्ययन को कहते हैं। जो एथेनोग्राफी है ये एक ह्यूमन साइंस से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। जो 10th क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? यानी कि जो नीचे आपको दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऐसा है जो मैच नहीं कर रहा है? देखिए इस तरफ आपको सिक्के दिए गए हैं, जबकि इस तरफ आपको उनका टाइम पीरियड दिया गया है, ठीक है। तो आपको इन पर फोकस करना है। पहले हैं आहत सिक्के, तो आहत सिक्कों का टाइम पीरियड क्या दिया है? ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी। दूसरे लेख युक्त सिक्के, इनका टाइम क्या दिया है? 2री शताब्दी ईसा पूर्व। तीसरा है दिनार, दिनार का टाइम पीरियड क्या दिया है? 4थी शताब्दी। चौथा है जीतल, जीतल का टाइम क्या दिया है? 16वीं शताब्दी। देखते हैं भाई कौन सा ऑप्शन सही है, देखते हैं किसका आंसर सही आ रहा है। भाई आंसर ज़रूर दे देना ताकि पता चल जाए कि किसको आता था किसको नहीं आता था। कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है, कोई मैं नंबर नहीं देने वाला किसी को, ठीक है, कि हाँ भाई मैं आपकी मार्किंग करने यहाँ बैठा हूँ, आपको बताने के लिए बैठा हूँ यहाँ पे, है ना। चलिए अगर हम पहले बात करें आहत सिक्कों की, तो भाई इसका टाइम पीरियड बिल्कुल सही है, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में, यानी कि 600 ईस्वी पूर्व के टाइम पे ये सिक्के चलाए गए थे। लेख युक्त सिक्कों की बात करें तो ये 2री शताब्दी ईसा पूर्व में चलाए गए थे। दिनार सिक्कों की बात करें तो भाई देखिए, दिनार जो है क्या ये 4ठी शताब्दी में चलाए गए थे? 4ठी शताब्दी में। क्या लगता है आपको? सोचिए सोचिए। अरे हाँ भाई सही है भाई, 4ठी शताब्दी में ही चलाए गए थे। अगर हम जीतल की बात करें, जीतल सबसे पहले चलाया किसने था आपको पता है? देखिए दोस्तों, अगर हम जीतल की बात करें तो ये जीतल जो है ये चलाया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश कौन से वंश का राजा? दिल्ली सल्तनत, है ना, दिल्ली सल्तनत का राजा था। अब इल्तुतमिश का टाइम पीरियड क्या था? देखिए दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? 1206 में। सबसे पहले तो आप ये देख लो कि 1206 ये कहाँ 16वीं शताब्दी रखी है। क्या दिल्ली सल्तनत 16वीं शताब्दी तक चला था? 1500 के बाद 1526 में तो युद्ध हुआ, उसके बाद ख़त्म हो गया, है ना। 1565 1526 इन टाइम पीरियड ख़त्म हो गया था। तो क्या ये 16वीं शताब्दी सही आएगा? उस टाइम तो मुग़ल आ गए थे। ये ऑप्शन आपका गलत है। देखिए जीतल जो है ये 13वीं शताब्दी यहाँ होना चाहिए था, ठीक है दोस्तों। इल्तुतमिश कब था? 13वीं शताब्दी में, ठीक है।
अगर इल्तुतमिश की हम बात करें तो इल्तुतमिश ने क्या कराया था, जो आपका जो आप कुतुब मीनार देखते हैं ना दिल्ली में, महरौली में जो है कुतुब मीनार, इसको पूरा इसी ने कराया था। ठीक है, स्टार्ट कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन जो पूरा हुआ था वैसे के टाइम पीरियड में हुआ था। और इसी ने जो चालीसा था, चालीसा 40 लोगों का जो सलाहकार ये लेता था उनको, चालीसा का भी इसी ने स्टार्ट किया था। ठीक है, चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। जो हमारा 11th क्वेश्चन है वो है, ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि, यानी कि ऐसा कौन सा तथ्य इन चारों में से जो पुष्टि करता है कि ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी थे, यानी कि वो पशुपालन करते थे। पहला ऑप्शन क्या है, ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं। बी क्या है, अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे। सी, पुरोहितों को दिया जाने वाला उपहार प्रायः गाय होती थी, ना कि जमीन। या फिर डी, हाँ भाई ये सारे सही हैं। चलिए देखते कौन सही ऑप्शन टिक करता है। दोस्तों इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं कि ऋग्वेद में गाय के अवशेष मिले हैं। ठीक है, और ऋग्वेद में जो गाय है उसको पाला गया था, अधिकांश युद्ध गायों के लिए हुए थे। अगर आप अभी सनसेट टीवी पे एक नई सीरीज़ आई है जिसमें सारे वैदिक टाइम के जो इतिहास है उसको पिक्चर के थ्रू आपको दिखाया जा रहा है। ठीक है, अभी नई सीरीज़ आई है, अगर आप यूट्यूब पे सर्च मारेंगे, जो टीवी नहीं देखता है, मैं भी टीवी नहीं देखता, मैं यूट्यूब पे देखा था मैंने, तो आप यूट्यूब पे सनसेट टीवी सर्च मारेंगे तो आपको सनसेट टीवी पे एक वेब सीरीज़, एक सीरीज़ मिलेगी। ठीक है, जिसमें आपको वैदिक पीरियड और उसके आगे का जो हिस्ट्री है वो सारी मिलेगी। तो अगर आप वो सीरीज़ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि गाय के लिए और जात के लिए, गोत्र के लिए युद्ध बहुत ज़्यादा किए जाते थे। ठीक है, फिर पुरोहितों को दान में क्या दिया जाता था, गाय। उस टाइम तक ज़मीन देने का बंदोबस्त कोई नहीं था, कुछ नहीं था। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये क्या हो गया, बिल्कुल राइट। ठीक है, चलिए अपने 12th क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हमारा जो 12th क्वेश्चन है वो है, ऋग्वेद है, यानी कि ऋग्वेद क्या है इनमें से। ए, स्रोतों का संकलन। बी, कथाओं का संकलन। सी, शब्दों का संकलन। या फिर डी, युद्धों का ग्रंथ। क्या है इनमें से, जल्दी बताएं अपना आंसर। देखिए दोस्तों, अगर हम ऋग्वेद की बात करें, ऋग्वेद जो हमारा है वो है स्रोतों का संकलन, यानी कि इसमें मंत्रोच्चारण दिए गए, इसमें स्रोत दिए हुए हैं। ठीक है, पूजन दिया है कि पूजा कैसे करनी है, मनाना कैसे, स्रोत। ठीक है, चलिए हमने 13 क्वेश्चन को बढ़ते हैं। जो हमारा 13 क्वेश्चन है वो है, ऋग्वेद में प्रथम सूक्त प्रायः किस देवता को समर्पित है। प्रथम सूक्त, कितने सूक्त हैं, 1028। तो पहला किसको समर्पित है, ऑप्शन ए है अग्नि को, बी है इंद्र को, सी है मित्र को, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। देखिए ज़्यादातर जो आप में से लोग होंगे ना वो सोच रहे होंगे कि भाई ऋग्वेदिक टाइम पे सबसे प्रमुख देवता कौन थे, इंद्र। तो इंद्र का ही होगा, भैया गलत है। जो इसका राइट आंसर है वो है ए, अग्नि। ठीक है, जो भी इंद्र के ख्वाब में बैठे थे ना, पेपर में इंद्र मार देना भाई। जो पहला सूक्त है वो किससे संबंधित है, अग्नि से। ठीक है, चलिए अपने 14 क्वेश्चन के बढ़ते हैं। जो हमारा 14 क्वेश्चन है वो है, सबसे पुराना वेद कौन सा है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, अगर आपने वैदिक पीरियड को पढ़ा होगा, टाइम पीरियड इसका, तो सबसे पुराना है, आपको पता होगा। ऑप्शन देख लेते हैं, यजुर्वेद, कहाँ गया क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन, अरे भैया आ जा, हाँ आ गया। देखिए ऑप्शन क्या थे आपके पास, ऑप्शन नंबर ए यजुर्वेद, बी ऋग्वेद, सी सामवेद, या फिर डी अथर्ववेद। देखिए अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद का टाइम पीरियड क्या है, 1500 BC से 1000 BC। ठीक है, इसका टाइम पीरियड है ऋग्वेद का ये। अगर हम 1000 BC से बात करें 600 BC तक, तो ये किसका टाइम पीरियड है, बाकी के तीनों का। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ऋग्वेद, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है, सबसे पहला वेद भी यही है, जो सबसे पहला है वही सबसे पुराना है, दिमाग लगाओ यार। ठीक है, चलिए अपने 15 क्वेश्चन को बढ़ते हैं। जो हमारा 15 क्वेश्चन है वो है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र किस नदी का जिक्र था, यानी कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र किस नदी को माना गया है। ऑप्शंस क्या है आपके पास, ऑप्शन नंबर ए है सरस्वती, बी है गंगा, सी यमुना, या फिर डी सिंधु। जल्दी से अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सत्यम शिवम सुंदरम। ठीक है भाई, देखो जो राइट आंसर है इसका, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो सिन्वे पूरे 100, सरस्वती। ठीक है,
जो सरस्वती नदी है इसका जिक्र हमें ऋग्वेद में मिलता है और सबसे पवित्र नदी ऋग्वेद में इसे ही कहा गया है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, सरस्वती। चलिए अपने 16 क्वेश्चन को बढ़ते हैं। जो हमारा 16 क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा वेद है जिसका संकलन आधारित है किस पे? ऋग्वेद पे। ऑप्शन क्या है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या इनमें से कोई नहीं। भाई 16 क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सामवेद। जी दोस्तों, सामवेद का संबंध किससे है? ऋग्वेद से। अब सामवेद में है क्या, आपको पता है? नहीं? चलिए आपको आगे बताता हूँ मैं। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन लाऊंगा इसी पे। ठीक है, चलिए दोस्तों अपने 17th क्वेश्चन को बढ़ते हैं। जो शास्त्रीय संगीत है इसके सिद्धांत की विवेचना किसमें की गई? शास्त्रीय संगीत के बारे में कहाँ बताया गया है? ए ऋग्वेद में, बी अथर्ववेद में, सी यजुर्वेद में या फिर डी सामवेद में? जल्दी से अपना आंसर बताएं। अगर आपने पिछला क्वेश्चन देखा होगा तो आपको ये आंसर इसका आ जाएगा। जिसका राइट आंसर होगा भाई साहब वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सामवेद में क्या है? संगीत का जिक्र है, शास्त्रीय संगीत का। ठीक है, मैंने बोला था ना आगे बता दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया सीधा। सामवेद में क्या है? शास्त्रीय संगीत का, यानी कि क्लासिकल सॉन्ग्स का क्या है? क्लासिकल म्यूज़िक का जिक्र है। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। भाई सबका बताऊंगा सब क्या क्या है। ठीक है, क्वेश्चन आने दो। जो 18th क्वेश्चन है वह दिए गए कथनों पर विचार कीजिए कि पहला कथन क्या है? सामवेद भारतीय संगीत शास्त्र का प्राचीनतम, सामवेद भारतीय संगीत शास्त्र पर प्राचीनतम पुस्तक, यानी सबसे प्राचीन पुस्तक जो है संगीत पर वो सामवेद ही है। या फिर बी, सामवेद का प्रथम दृष्टा वेद व्यास के शिष्य जैमिनी को माना जाता है। क्या है भाई, दोनों में से क्या सही है बताओ जल्दी मुझे। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो? जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। ठीक है, पिछले क्वेश्चन से क्लियर हो गया होगा आपको। तो देखिए आपको बस ये पता होना चाहिए कि प्रथम दृष्टा वेदव्यास के शिष्य जैमिनी थे। बाकी आपको आंसर पहला तो पता ही, पहला सही है भाई, दूसरा भी सही है। तो एक और दो दोनों ही सही है। क्यों? क्योंकि सामवेद का जो प्रथम दृष्टा थे वो वेदव्यास के शिष्य जैमिनी थे। ठीक है, उन्हीं को माना जाता है। चलिए अपने 19th क्वेश्चन को बढ़ते हैं। जो हमारा 19th क्वेश्चन है, शुक्ल यजुर्वेद एवं कृष्ण यजुर्वेद का संबंध किस वेद से है? जो शुक्ल यजुर्वेद है एवं कृष्ण यजुर्वेद है इसका संबंध किस चीज़ से है? भाई देखो नाम में ही क्लियर हो गया है। क्या है नाम में ही? यजुर्वेद। संबंध किससे होगा? सामवेद से या अथर्ववेद से होगा? किससे होगा बताओ? सिंपल सी बात है यार, जब यजुर्वेद है यहाँ पे तो यजुर्वेद से ही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। ठीक है, इसकी दो शाखाएं जो शुक्ल यजुर्वेद है और कृष्ण यजुर्वेद है, इनका संबंध किससे है? यजुर्वेद से। इसमें कोई दिमाग लगाने वाली चीज़ ही नहीं थी। ये क्वेश्चन तो आते हैं भाई नंबर फुल देने के लिए। ठीक है, एग्जामिनर कह रहा होता है कि चलो एक नंबर फ्री में दे देते हैं बच्चों को, तो ये क्वेश्चन आ जाता है। चलिए अपने 20th क्वेश्चन को बढ़ते हैं। जो हमारा 20th क्वेश्चन है वो है, किस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? यानी कि कौन सा वेद है जिसमें सभा और समिति इसको प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? देखो ये तीनों टर्म जो हैं ये वेद से संबंधित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। मैं इसकी अलग से सीरीज लाऊंगा जिसमें सारे टर्म्स को मैं क्लियर कराऊंगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन क्या है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद। तो जिसका राइट आंसर होगा ना दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर ए नहीं, बी नहीं, सी नहीं, भाई बचा क्या? डी। डी आंसर बिल्कुल सही है। यानी कि जो सभा और समिति है इसको प्रजापति की दो पुत्रियां कहाँ बताया गया है? अथर्ववेद में। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। जो इसका आंसर था वो था डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो 21st है वो है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस में मिलता है? आयुर्वेद का संबंध किस वेद से? सिंपल सा क्वेश्चन कहने का मतलब ये है मेरा। ठीक है, चिकित्सा का संबंध कौन से वेद से है? भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछेगा चिकित्सा किससे संबंधित है, कौन से वेद से, या आयुर्वेद का संबंध किससे है, या जीवन का विज्ञान का संबंध किस वेद से है? तो तीनों क्वेश्चन यही कवर हो गया आपके। जो इसका आंसर होगा ऑप्शन तो सुन लो, ऑप्शन नंबर ए क्या? आरण्यक में, बी सामवेद में, सी यजुर्वेद में या फिर डी अथर्ववेद। भाई देखो सामवेद में क्या था?
अभी बताया था मैंने सामवेद में क्या था, म्यूज़िक। यजुर्वेद में क्या है, यजुर्वेद में क्या है भाई बताओ। चलो आने दो, क्वेश्चन तुम्हें सब बताता हूँ मैं। बाकी जो अथर्ववेद है, डी ऑप्शन। देखो अब वेद की बात हो रही है तो यहाँ पे भाई अरण्यक तो कोई वेद है नहीं, ठीक है। तो अथर्ववेद क्या है, अथर्ववेद जो है चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है, ठीक है। इसका संबंध किससे है, चिकित्सा शास्त्र से। यार ये पेन क्यों नहीं चल रहा ढंग से, कोई बात नहीं भाई, इग्नोर करना ये राइटिंग को, ये मेरी राइटिंग नहीं है। किस कृपया इसको देख के भ्रमित ना हो, ये मेरी राइटिंग नहीं है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, ये ढंग से क्यों नहीं चल रहा। हाँ ये आई ना मेरी राइटिंग, हाँ चलो बहुत अच्छी राइटिंग है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो होगा राइट वो होगा डी, चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है अथर्ववेद। जो 22nd क्वेश्चन है हमारा 22वां, वो है कौन सा सुमेल इसमें से निम्न को सुमेलित करें। मिलान करना है भाई, ये वेद नहीं है ऋग्वेद है, इसको क्लियर कर लेना यार। क्या लिख दिया मैंने, ए राइटिंग टीम क्या कर रहे हो तुम यार। ऋग्वेद है ठीक है। सूची 1 में क्या है, ए में ऋग्वेद, बी में यजुर्वेद, सी में सामवेद और डी में अथर्ववेद। भैया यहाँ आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ऋग्वेद का संबंध किससे है, यजुर्वेद का संबंध किससे है, सामवेद का संबंध किससे है, अथर्ववेद का संबंध किससे। अब 4 ही वेद हैं तो 5वां तो मैं उठा के लाऊंगा नहीं, ठीक है। तो ये मत बोलना कि भैया 5वां तो कवर ही नहीं हुआ। अबे 4 ही हैं भाई, 4 में ही काम चला लो। 5वां आ जाएगा तो बता दूंगा तुम्हें, आने तो तुम ही लिख दो भाई 5वां या तो। चलो देखते हैं कूट कौन सा दिया है, ABCD। इधर भी ABCD दिया है भाई। कूट क्या है, A 4213, यानी कि ऋग्वेद का संबंध स्रोत एवं प्रार्थनाएं से है, यजुर्वेद का संबंध स्रोत और कर्मकांड से है, या फिर सामवेद का संबंध संगीत में स्रोत से है, या फिर डी का तंत्र मंत्र से है। किससे है भाई बताओ। या फिर बी ऑप्शन दिया है 3241, डी दिया है 2314 और सी दिया है 4123। तो इसका राइट आंसर बताओ जल्दी। अब देखो अगर आपने पुराने क्वेश्चंस देख लिए होंगे तो आप इतना तो बता दो कि भाई ऋग्वेद का संबंध किससे है, स्रोत एवं प्रार्थनाओं से। यजुर्वेद का संबंध किससे है, बताया था मैंने अभी नहीं। चलो सामवेद का बताया था मैंने, है ना। सामवेद का संबंध किससे था, संगीतमय स्रोतों से, संगीत था सामवेद में। अब थोड़ी देर पहले बताया था भाई अथर्ववेद का संबंध किससे है, किससे है जल्दी बताओ। किससे है भाई अथर्ववेद का, क्या चिकित्सा शास्त्र था उसमें, है ना। चिकित्सा शास्त्र में तंत्र मंत्र और वशीकरण भी आता है, ठीक है। वशीकरण, ये देखो भाई वशीकरण, वशीकरण आ गया तो काम हो गया हमारा, ठीक है। तो तीसरा आ गया अथर्ववेद में। अब बचा कौन, यजुर्वेद। अरे सामने सामने मिला दो यार, कर्म कांड, ठीक है। कर्म कांड आ रहे हैं इसमें, यानी कि तंत्र मंत्र विद्या कर्म कांड, ये सब किस में आएगा, यजुर्वेद में, ठीक है। तो ऑप्शन जो ए है 4213, मेरे ख्याल से यही बन रहा है हमारा 4213, हाँ 4213 बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो 22वां क्वेश्चन था, ये भी हमारा सही हो गया। चलिए हमने 23वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 23वां क्वेश्चन क्या है, लगा दो कंप्यूटर जी, लग गया भाई क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन है 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है, ब्राह्मण युग से, सूत्र युग से, रामायण युग से, या फिर महाभारत युग से। किससे जुड़ा भाई जल्दी से बताओ। ब्राह्मण है भाई, शास्त्र और शस्त्र दोनों जुड़ना जानते हैं, डायलॉग तो सुना ही होगा। चलिए जो इसका राइट आंसर होगा भाई वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मण युग, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण नाम तो सुना ही होगा। चलिए 24वें क्वेश्चन को बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी कवर करते हैं यार, बहुत टाइम हो रहा है। कितना हो गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 24वां क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर 1 करोड़ रुपए के लिए ये रहा। जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह है ऑप्शन नंबर ए, अरे कहाँ यार 1 करोड़ रुपए का क्वेश्चन कहाँ चला गया, हाँ ऑप्शन नंबर ए कृष्ण यजुर्वेद, बी शुक्ल यजुर्वेद, सी शतपथ ब्राह्मण, डी पंचविश ब्राह्मण। बताइए कंप्यूटर महाशय किस पे ताला लगाया जाए। आप सोच रहे होंगे भाई पुरुष मेघ, पुरुष मेघ पढ़ा तो था कहीं, है ना, कहीं तो पढ़ा था, कोई बात नहीं बता देते कहाँ पढ़ा है। 24वां क्वेश्चन, इसका राइट आंसर जो है मेरी तरफ से सी पे ताला लगा दिया जाए कंप्यूटर महाशय जी, बिल्कुल सही जवाब। हमें मिलता है 1 करोड़ रुपये का नाम। चलिए शतपथ ब्राह्मण बिल्कुल ठीक हो गया हमारा।
ठीक है, ऑप्शन नंबर सी शतपथ ब्राह्मण पुरुष मेघ से संबंधित है। ठीक है, आई होप 24वां क्वेश्चन में आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए हम अपने 25वें क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अरे एक मिनट भाई, ये है क्या पुरुष मेघ, ये तो बता दें नहीं भाई। देखो जो पुरुष मेघ है, देखो मेघ क्या है, जहाँ ऋग्वेदिक टाइम पे मेघ लग जाए ना, समझ जाना भाई युद्ध आ गया है। जैसे आपने अश्वमेघ का नाम सुना होगा, अश्वमेध, घोड़ा छोड़ देते थे, जिसने रोका उससे युद्ध करेंगे। ऐसे एक था पुरुष मेघ। ये कौन सा यज्ञ था, एक यज्ञ था, ये थज्ञ नहीं है, यज्ञ है भाई, ये पहले ऊपर चल गया। देखो एक ऐसा यज्ञ था जिसमें ह्यूमन सेक्रीफाइस किया जाता था। ठीक है, ह्यूमन सेक्रीफाइस, भाई देख रहे हो कितना प्रताड़ना भी थी यार, सब कुछ सही नहीं होता था, कभी भी सही नहीं होता, अभी भी सब कुछ सही नहीं हो रहा, तो उस टाइम पे क्या ही सोचे हम। ठीक है, तो पुरुष मेघ जो है वो एक यज्ञ था जिसमें ह्यूमन सेक्रीफाइस होता था। तो अच्छा है भाई, इसको बंद कर दिया, क्योंकि मानव का जो अस्तित्व है मायने रखता है, उसकी जान फालतू में नहीं लेनी चाहिए। कोई बात नहीं भाई, अपने रिचुअल्स होंगे, उन रिचुअल्स की भी हम कदर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अपने रिचुअल्स भी फॉलो करने चाहिए हमें। चलिए 25वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो 25वां क्वेश्चन है वो है उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है। ए, उपनिषद का मतलब पास बैठना। बी, उपनिषद का मतलब है सस्वर पाठ। सी, ज्ञान। या फिर डी, प्रज्ञता या बुद्धिमता। ये भाई बड़ा भारी शब्द था प्रज्ञता, इसलिए ब्रैकेट में डाल दिया बुद्धिमता, दिमाग। ठीक है, जो उसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, सी, बी, ए, यानी कि ए, पास बैठना। जी दोस्तों, उपनिषद का मतलब क्या है, पास बैठना। अब देखो हम लोग जब किसी बड़े बुजुर्ग के साथ में बैठते हैं तो हमें क्या देते हैं वो लोग, क्या देते हैं हमें, वो टर्म याद आ रहा मुझे, क्या देते हैं वो लोग, अरे उपदेश देते हैं यार। क्या देते हैं हमें, उपदेश, है ना, कि हाँ तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें अपनी मम्मी की कदर करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, बड़ों के पैर छूने चाहिए, अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाते हैं। अब उनके पास में बैठोगे तभी तो अच्छी चीज़ सीखोगे ना। तो उपनिषद और उपदेश, ये दोनों आपस में मैच कर रहे हैं, तो इसी से समझाना भाई, ट्रिक हो गई है तुम्हारी। उपदेश कहाँ देते हैं, बैठ के। अब खड़े खड़े फोकट में तो ज्ञान मिलता नहीं है, जब बैठोगे सेवा करोगे तब तो ज्ञान मिलेगा, है ना। तो उपनिषद का अर्थ क्या हो गया, पास बैठना। चलो भाई 26वें क्वेश्चन की बढ़ते हैं। जो हमारा 26वां क्वेश्चन है वो है भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। देखो ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। जो ऑप्शन नंबर ए है ऋग्वेद से, बी भगवद गीता से, सी मुंडकोपनिषद से, या फिर डी मत्स्य पुराण से। देखिए जो ऑप्शन नंबर सी है मुंडकोपनिषद, बिल्कुल सही है भाई, मुंडकोपनिषद से ही सत्यमेव जयते लिया गया है। आपने सुना ही होगा, है जुनून है तेरे इश्क का, है जुनून है रग रग में इश्क तेरा दौड़ता, ये बावरा सा कुम है, तूने ही सिखाया सच्चाइयों का मतलब, तेरे पास आके जाना मैंने ज़िंदगी का मकसद, सत्यमेव 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 जयते, सच्चा है प्यार मेरा सत्यमेव जयते। अब ये सत्यमेव जयते लिया कहाँ से गया, मुंडकोपनिषद से। ठीक है, चलिए इसी बीच आपको गाना भी सुना दिया भाई, बड़ा शौक है गाने का, सुना देते हैं एक दो गाने। ठीक है, चलिए 27वें क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हमारा 27वां क्वेश्चन है वो है उपनिषद काल के राजा अश्वपति राजा थे कहाँ के, यानी कि अश्वपति राजा जो उपनिषद काल के थे कहाँ के थे। ऑप्शन ए काशी के, ऑप्शन बी केकई के, ऑप्शन सी पांचाल के, या फिर ऑप्शन डी विदेह के। जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में छाप दें भैया। ये हमारा तिरंगा बन गया यहाँ पर, बोलो भारत माता की जय। ठीक है, चलिए जल्दी से अपना आंसर बताएं भैया। जिसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केकई के। ठीक है, 27वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अपने 28वें क्वेश्चन के बढ़ते हैं। तमसो माँ ज्योतिर्मय ज्योतिर्गमय कथन है मूलतः कहाँ से लिया गया है। ये वो संस्कृत में श्लोक है ना, अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। आगे नहीं आते भाई, तीन लाइन याद थी। ठीक है, तो तमसो माँ ज्योतिर्गमय जो है कथन ये कहाँ से लिया गया, ऑप्शन ए है उपनिषद से,
बी महाकाव्यों से, सी पुराणों से, या फिर डी षड दर्शन से। कहाँ से लिया गया है? जल्दी से अपना उत्तर में कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं तो बता ही दूंगा बाकी आपको। ठीक है, जो हमारा 28वां क्वेश्चन है इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, उपनिषदों का। ठीक है, ये कथन कहाँ से लिया गया है? उपनिषदों का है ये कथन। तमसो मा ज्योतिर्गमय। ठीक है, चलिए अपने 29 क्वेश्चन को बढ़ते हैं। जो मनुस्मृति है उसका संबंध मुख्यतः किससे है? ए समाज व्यवस्था से, बी कानून से, सी अर्थशास्त्र से, या फिर डी राज्य कार्य पद्धति से। जल्दी से अपना आंसर में कमेंट बॉक्स में बता दें। भाई देखो, जो ऑप्शन नंबर ए है समाज व्यवस्था से, क्या ये ऑप्शन सही लग रहा है आपको? नहीं लग रहा? लगा लो भाई, क्योंकि यही सही है। ठीक है, मनुस्मृति का संबंध किससे है? समाज व्यवस्था से। मनु के बारे में तो आपने सुना ही होगा, मनु ने समाज का विभाजन किया था, है ना? जो विभाजन अभी भी चलता आ रहा है। कानून से इसका संबंध है क्या? नहीं। अर्थशास्त्र से है क्या? नहीं। राज्य कार्य पद्धति से है क्या? नहीं भैया, इसके लिए जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र है वो बहुत है। ठीक है, तो उस 29 का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। और हाँ भाई, जिसको PDF चाहिए हो या PPT जो ने बनाई है, ये आपको मेरे टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक नीचे है, टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन करो। इंस्टाग्राम पे पेज को फॉलो करो। ठीक है, फॉलोअर्स बढ़ाओ थोड़े, सब कुछ मिलेगा आपको धीरे धीरे। PDF तो आपको ये वीडियो जैसे आप देखोगे आपको मिल जाएगी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है हमारा 30th, वो है आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य, ए रामायण, बी महाभारत, सी गीता, या फिर डी भागवत पुराण। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है ये। ठीक है, जो हिंदू धर्म से संबंधित होगा ना आदमी, उसको तो ये पक्का पता ही होना चाहिए इसका राइट आंसर क्या है। क्यों? क्योंकि हमें अपने काव्यों के बारे में पता होना चाहिए कि सबसे पुराना काव्य हमारा कौन सा है, किसका संकलन पहले हुआ। ठीक है, तो जो तीसरा क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर है ना वो है ऑप्शन नंबर ए, रामायण। जी दोस्तों, आदि काव्य की संज्ञा किसको दी गई है? रामायण को। रामायण क्या है? सबसे प्राचीन हमारा ग्रंथ है, सबसे प्राचीन काव्य हमारा महाकाव्य। ठीक है, ग्रंथ नहीं कहेंगे भाई, सॉरी, कुछ लोग कहते भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। हमारा जो 31 क्वेश्चन है वो है सर्वाधिक प्राचीनतम पुराण कौन सा है? पुराण, वेद पुराण। ऑप्शन नंबर ए मत्स्य पुराण, बी वायु पुराण। देखो मत्स्य का मतलब क्या होता है? मछली। ठीक है, सी मार्कंडेय पुराण, या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ए भाई, ये राइट आंसर नहीं कर रहा मैं। ठीक है, कहीं सोचो तुम राइट का टिक मार दिया मैंने। 31वां क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताएं भैया हमें कमेंट बॉक्स में। जो उसका राइट आंसर होगा, जैसे कि मैंने पहले बताया था मछली, तो मछली भैया पानी में सबसे पुरानी होती है। तो ऋग्वेद कह रहे हो, जो पुराण है उसमें सबसे पुराना पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। जो हमारा 32वां क्वेश्चन है वो है जैन साहित्य को समग्र रूप से क्या कहा जाता है? जैन साहित्य, यहाँ बौद्ध साहित्य नहीं है। ठीक है, जैन साहित्य है, तो इसको क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है आगम, बी है स्मृति, सी है सूत्र, या फिर डी है कपाली। राइट आंसर जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में बता दें भैया। आपकी अति कृपा होगी, आपका आज्ञाकारी पढ़ाने वाला यूट्यूब चैनल का तिवारी जी एजुकेशनल। पत्र लिख दिया, चलो जल्दी से अपना आंसर बता दो अब। ठीक है, जो उसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आगम। जी दोस्तों, आगम जो है ये जैन साहित्य का संकलन है। समग्र रूप से जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। स्मृति क्या है? किसी की याद? नहीं यार, स्मृति क्या हो सकता है? देखो स्मृति जो है इसमें गीता, महाभारत, रामायण ये सब आते हैं। ठीक है, ज़्यादा आपको इसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है। जो अगला क्वेश्चन हमारा 33 वो है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा मिलता नहीं है आमने सामने? ठीक है, इधर जैन साहित्य दिए हैं, इधर उनके रचनाकार दिए हैं। ए दिया है कल्पसूत्र, क्या कल्पसूत्र के रचनाकार भद्रबाहु हैं? पता नहीं। बी दिया है परिशिष्ट पर्व, क्या परिशिष्ट पर्व के हेमचंद्र हैं? पता नहीं। सी दिया है समरादित्य कथा, क्या इसके रचनाकार हरिविजय सूरी हैं? पता नहीं। डी दिया है कुवलय माला, क्या इसके रचनाकार उद्धोतन सूरी हैं?
पता नहीं, तो पता क्या है भैया, राइट आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दो यार। जो ऑप्शन नंबर इसका सही होने वाला है वो क्या होने वाला है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अब कुछ कह रहे होंगे भैया नाम ही पहली बार सुना है, अरे थोड़ा पढ़ लो यार, पेपर में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। कल्पसूत्र का संकलन किसने किया है, भद्रबाहु ने। परिशिष्ट पर्व का किसने किया है, हेमचंद्र ने। सम्रादित्य का किसने किया है, हरिविजय सूरी ने। नहीं, यहीं तो गलत हो गया। सम्रादित्य कथा का संकलन या रचनाकार हरिविजय सूरी नहीं है। तो इसके रचनाकार कौन है फिर, देखो यहाँ भद्रबाहु है, भद्र भद्र रहने दो, इसमें हरि जोड़ दो बस, तो हरि भद्र। एक मिनट यार थोड़ा ढंग से लिख दूँ, पता नहीं क्या राइटिंग ढंग से नहीं आ रही आज। हरि भद्र ये किसके रचनाकार हैं, सम्रादित्य कथा के। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी है इसका, ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो सम्रादित्य कथा है इसका संकलन हरिभद्र ने किया, इसके रचनाकार हरिभद्र हैं। चलिए अपने 34th क्वेश्चन के बढ़ते हैं। जो हमारा 34th क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन त्रिपिटक में शामिल नहीं है। त्रिपिटक ये कौन से धर्म का ग्रंथ है, पहले तो ये बता दो भाई मुझे, त्रिपिटक कौन से धर्म का ग्रंथ है। चलो इतना तो आपको बता ही सकते हो, इतना तो हिंट दे ही सकता हूँ यार, ये बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, ये बुद्ध के जीवन से संबंधित है। अब त्रिपिटक में क्या है, त्रि मतलब क्या होता है संस्कृत में तीन, तो इसमें तीन है। ठीक है, तीन ग्रंथ है, लेकिन इसमें चार दिए हैं, तो एक कोई होगा वो नहीं होगा, तो कौन सा है भैया आपको ढूंढना है। अब कुछ लोग, चलिए ऑप्शन पहले देते हैं आपको, ए है सूत पिटक, बी विनय पिटक, सी अभिधम पिटक, या फिर डी बुद्ध पिटक। इन चारों में से कौन सा एक नहीं है। अब देखो कई लोग सोच रहे होंगे कि भाई बुद्ध पिटक तो होगा, क्योंकि ये किससे संबंधित है, बौद्ध ग्रंथ का है, और यहाँ बुद्ध भगवान का नाम भी है, तो ये तो पक्का होगा। तो वो पूरे गलत हो जाएंगे, क्योंकि बुद्ध पिटक कुछ है ही नहीं। बुद्ध पिटक त्रिपिटक का हिस्सा है ही नहीं। त्रिपिटक में कौन सा आता है, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ये तीनों मिलकर तीन बना रहे हैं, तो ये तीनों त्रिपिटक में आ रहे हैं। ठीक है, चलिए अपने 35th क्वेश्चन को बढ़ते हैं। जो 35वां क्वेश्चन है वो है, भारत जो प्राचीन भारत है उसकी प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है। ओ क्या क्वेश्चन आया है। ए राजतरंगिणी, बी मनुस्मृति, सी इंडिका, या फिर डी अर्थशास्त्र। प्राचीन भारत की पूछी यहाँ पे। ठीक है, तो कौन सी पुस्तक है सबसे पुरानी मानी जाती है। जल्दी से अपना उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बता दें, देखते किसका आंसर सही आ रहा है। भाई 35वें का जो सही आंसर है ना वो है ऑप्शन नंबर ए। जी दोस्तों, जो राजतरंगिणी है इसे प्राचीन भारत की प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक माना जाता है। अब राजतरंगिणी के लेखक कौन है ये बता दो जरा मुझे। क्या कल्हड़ है, देखो मुझे तो कल्हड़ नहीं लग रहा, बाकी आप लोग चेक कर लेना। ठीक है, मनुस्मृति के लेखक कौन है, मनुस्मृति के भाई सुमित भार्गव हैं, सुमति भार्गव या सुमित भार्गव पता नहीं क्या है, हाँ मेरे ख्याल से सुमति है, सुमति भार्गव। ठीक है, जो इंडिका है इसका तो भाई इंडियन नहीं है ये बंदा, ये मेगस्थनीज है, मेगस्थनीज। ठीक है, जो अर्थशास्त्र है इसका सबको पता है भाई, कौटिल्य। ठीक है, चारों के चारों हो गए आपके पास बुक के जो राइटर्स हैं। बाकी जो प्राचीन भारत की प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक मानी जाती है वो है ऑप्शन नंबर ए राजतरंगिणी। ठीक है, चलिए अपने 36 क्वेश्चन के बढ़ते, जो हमारा 36वां क्वेश्चन है वो है, फाहयान की प्रसिद्ध रचना है, यानी कि फाहयान जो चाइना के ट्रैवलर थे इंडिया में जो आए थे, उनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है, उनकी बुक का नाम क्या है। जल्दी बताओ यार, टाइम मत लगाओ ज़्यादा। ऑप्शंस क्या आपके पास, ऑप्शन नंबर जो ए है वह है फो क्यों की, वाह क्या नाम है, बी सी यू की, सी रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्टिक किंगडम्स, या फिर डी ए और सी दोनों। भाई देखो, जब भी ना क्वेश्चन में उपयुक्त सभी, ए और बी दोनों ये आ जाए ना तो थोड़ा जग जाया करो कि भाई ढंग से देख लेते हैं, कहीं तुक्का बैठ जाए। मेरे तो कई बार ऐसे तुक्के बैठे हैं, मैंने ए और सी दोनों देख के या ए और बी दोनों देख के या उपयुक्त सभी देख के मार दिया और सही हो गया है। यहाँ भी तुक्का मार दो, तुक्का नहीं मारना भाई, पढ़ लो चुपचाप। देखो फोक्यो की और रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्टिक किंगडम जो है ये दोनों की पुस्तक किसने लिखी है,
फायान ने, ठीक है। अब सीयू की किसने लिखी है फिर? देखो दो का नाम आपको याद होगा, एक फायान और एक वेन सांग। वेन सांग, तो सीयू की किसकी पुस्तक है? वेन सांग की, ठीक है। चलिए अपने 37वें क्वेश्चन को बढ़ते, जो हमारा 37वां क्वेश्चन है वो है विश्व का प्रथम वास्तविक इतिहासकार कौन है? किसे इतिहास का पिता कहा जाता है? क्वेश्चन ये हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन ए है अरस्तु, बी है हेरोडोटस, गा है, सी है सिसरो, या फिर डी है बी एरेटोस्थेनेज। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताओ, पहला कहीं भारी पड़ सकता है, ठीक है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इतिहास के पिता कौन है, या इतिहास के पिता के नाम से किसे जाना जाता है। तो देखो दोस्तों, जो अरस्तु हैं ये तो भाई पॉलिटिकल साइंस के, सबको पता है, राजनीति के पिता हैं ये राजनीति विज्ञान के। जो हेरोडोटस है, हेरोडोटस को ही वास्तविक इतिहासकार या फिर इतिहास का पिता कहा जाता है। ये कहाँ से संबंधित है? ग्रीक से, ठीक है। ग्रीक के विद्वान है ये, जो ग्रीक में होने वाले युद्धों का संक्षिप्त विवरण किया था, ठीक है, इसलिए इनको इतिहास का पिता कहा जाता है, ठीक है, फादर ऑफ हिस्ट्री। 38 क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हमारा 38 क्वेश्चन है वो है भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? यानी कि ह्यूमन के जो एविडेंस हैं वो आर्कियोलॉजिस्ट को कहाँ मिले हैं सबसे पहले? ए नीलगिरी की पहाड़ियों पर, बी शिवालिक की पहाड़ियों पर, सी नल्लमाला की पहाड़ियों पर, या फिर डी नर्मदा घाटी में। देखिए दोस्तों, जो उसका राइट आंसर होने वाला है ना वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नर्मदा घाटी में। जी दोस्तों, नर्मदा घाटी में इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। जो सबसे पहले मानव का एविडेंस मिले मानव के, वो कहाँ मिले साक्ष्य? नर्मदा घाटी में, ठीक है। मानव ना से बीच में ना आ रहा है तो ना से नर्मदा, ठीक है। चलिए अपने 39वें क्वेश्चन को बढ़ते हैं। जो हमारा 39वां क्वेश्चन है वो है प्राग ऐतिहासिक काल से तात्पर्य उस काल से है जब, ऑप्शन ए मनुष्य ने लिपि या लेखन कला का विकास नहीं किया था, बी मनुष्य ने लेखन कला का विकास कर लिया था, सी मनुष्य ने आग का आविष्कार कर लिया था, या फिर डी मनुष्य ने पहिए का आविष्कार कर लिया था। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? देखो आपको पता ही चलेगा, जब प्राग ऐतिहासिक काल की बात हो रही है, प्राग ऐतिहासिक काल, इतिहास का साक्ष्य मिले उससे पहले की बात चल रही है, जहाँ से हम इतिहास को जहाँ से लिटरेरी सोर्स मिले उससे पहले की बात चल रही है। देखो उस टाइम पे जो लिपि थी उसको भाई पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। उस टाइम पे लिपि का विकास या लेखन का विकास नहीं किया था। क्या ये सही है? क्या ये सही है? जी दोस्तों, बिल्कुल ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो ऑप्शन ए है, मनुष्य ने लिपि या लेखन कला का विकास इस टाइम तक प्रागैतिहासिक काल तक नहीं किया था, ठीक है। जब लिपि का विकास कटा तो लेखन भी कटेगा अपने आप ही, ठीक है। जब यहाँ पे आ गया भाई, जब लिपि का विकास नहीं किया तो लेखन का विकास कहाँ से कर लेंगे? फिर आग का आविष्कार तो आपको पता ही है बाद में जाके हुआ, ठीक है। फिर मनुष्य ने पहिए का आविष्कार किया, भाई ये तो नवपाषाण काल में हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही है। चलिए अपने 40वें क्वेश्चन को बढ़ते हैं। जो भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? पीछे भी हमने इसको डिस्कस इस पर नहीं किया था क्योंकि नाम हमने यहाँ पे सुना था। ऑप्शन नंबर ए है अलेक्जेंडर कनिंगम, बी जॉन मार्शल, सी मार्टिमम व्हीलर, या फिर डी जेम्स प्रिंसेप। जल्दी से अपना आंसर में कमेंट बॉक्स में बता दें। देखिए अगर हम ऑप्शन नंबर डी की बात करें, जेम्स प्रिंसेप की, तो क्या इन्हें कहा जाता है भारतीय पुरातत्व का जनक? नहीं। तो क्या मार्टिमर व्हीलर को कहा जाता है? नहीं भाई, मार्टिमर व्हीलर को भी नहीं कहा जाता। अब मार्टिमर व्हीलर थे कौन भाई, पहले तो ये बता दो। देखो जो मार्टिमर व्हीलर थे ना, ये सबसे लास्ट ब्रिटिश जो पुरातत्वविद थे इंडिया में वो थे। यानी कि जो अंग्रेज थे ना पुरातत्वविद, आर्कोलॉजिस्ट, सबसे लास्ट में अंग्रेज यही थे, मार्टिमर व्हीलर, ठीक है। और जो जॉन मार्शल थे, इनको तो आपने हड़प्पा में नाम सुना ही होगा। हड़प्पा की खोज में इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आता है, हड़प्पा सभ्यता की खोज में, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर ए है अलेक्जेंडर कनिंगम, इन्हें कहा जाता है भारतीय पुरातत्व का जनक, ठीक है। किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए अलेक्जेंडर कनिंगम को। अब इन्होंने क्या किया था, कनिंगम के बारे में को पता है? कनिंगम कौन थे? अगर आपने क्लास 12th की एनसीईआरटी पढ़ी तो आपने कनिंगम का भ्रम के बारे में पक्का पढ़ा होगा, जिसमें बताया जाता है कि
कनिंघम ने हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ और ही कयास लगा लिए थे, इसीलिए इनको श्रेय नहीं दिया हड़प्पा की खोज का, है ना। सबसे पहले नहीं तो इन्होंने ही खोज करने वाले थे, कर नहीं पाए, कुछ और ही सोच गए। इन्होंने सोचा कि गंगा घाटी के साथ में पनपी ये सभ्यता है। ठीक है, चलिए अपने 41वें क्वेश्चन को बढ़ते हैं, जिसका आंसर था वो था ए। 41वां क्वेश्चन क्या है, फलक संस्कृति का संबंध निम्नलिखित में से किस काल से है। फलक यानी कि ब्लेड, इसका विकास किस काल में हुआ। ए निम्न पुरापाषाण काल, बी मध्य पुरापाषाण काल, सी कांस्य युग, या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से अपना उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। 41वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, जो 41वां क्वेश्चन है ब्लेड या फलक संस्कृति, इसका संबंध है मध्य पुरापाषाण काल से। ठीक है, हमने पुरापाषाण काल को भी 3 कैटेगरीज में बांटा है, पुरापाषाण को, पीपी को, किसमें, एक तो प्राचीन पुरापाषाण काल, ठीक है, फिर एक आता है मध्य पुरापाषाण काल और एक आता है निम्न पुरापाषाण काल। तो जो मध्य पुरापाषाण काल है, इसको क्या किया गया है, इसी में ब्लेड संस्कृति को, इसी काल को ब्लेड संस्कृति या फलक संस्कृति का संबंध स्थापित माना जाता है इसी संस्कृति में। ठीक है, इसी काल में। जो हमारा 42वां क्वेश्चन है वो है पहिए का आविष्कार कब हुआ था। मैंने अभी बता ही दिया था भाई, ऑप्शन नंबर ए नवपाषाण काल में, तो इसमें कोई दोबारा ज़रूरत नहीं है हमें इतना घुसने की। ठीक है, तो पहिए का आविष्कार कौन से काल में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए नवपाषाण काल में। चलिए अपने 43वें क्वेश्चन को बढ़ते हैं। जो हमारा 43वां क्वेश्चन है वो है भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए है अंजीरा से, बी है दम्ब सदात से, सी किलीगुल मोहम्मद से, या फिर डी मेहरगढ़ से। देखो, अगर आपने 12th के एनसीईआरटी या फिर उपिंदर सिंह या आर एस शर्मा कुछ भी पढ़ी होगी ना, हल्का सा आपने नज़र ही मारी होगी, तो आपके ये बिल्कुल सही होने वाला है ये क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कई बार एग्जाम्स में आया ये, तो आप इसको नोट कर ले, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी मेहरगढ़। जी दोस्तों, सबसे पहले जो पशुपालन और कृषि के अवशेष मिले हैं वो कहाँ से मिले, मेहरगढ़ से। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 44 वो है नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था, उसका नाम बताना है। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने कौन सा पशु पाला था, ए भेड़, बी बकरी, सी कुत्ता, या फिर डी घोड़ा। देखिए दोस्तों, कई लोग घोड़े पर टिक मार रहे होंगे, लेकिन घोड़ा भी इसका बिल्कुल गलत होगा, भेड़ भी गलत होगा, बकरी भी गलत होगा। ठीक है, जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी कुत्ता। जी दोस्तों, नवपाषाण काल के लोग जो थे उन्होंने सबसे पहले पालतू जानवर के रूप में कुत्ते को ही पाला था। अब आप लोगों ने कई जगह देखा होगा, पढ़ा होगा या फिर किताबों में कि गुफ कराल, बुर्ज होम, कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आदमियों के साथ, यानी कि जो आदमी के शव थे उनके साथ कुत्तों का शव भी मिला है। यानी कि जो पालता था उसको, उसी के साथ में कुत्ते का भी शव उसका पड़ा हुआ मिला है। यानी कि कहा जाता था कि जो आदमी है वो कुत्तों से इतना प्रेम करता था, उसने इतना पालता था उनको, कि जब मरने के बाद अपने साथी उसको कुत्ते की भी कब्र खुदवाता था अपने साथी। ठीक है, तो उसके साक्षी मिले, तो इससे पता लगाया गया कि जो कुत्ता है वो सबसे पहले पाला गया पशु था। चलो 45वां क्वेश्चन देखते हैं। 45वां क्वेश्चन है इनाम गांव कहाँ पर अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश में, बी महाराष्ट्र में, सी मध्य प्रदेश में, या फिर डी कर्नाटक में। सबसे पहले तो इनाम गांव है क्या, तो ये सबसे विशिष्ट कब्रगाह थी एक। अब विशिष्ट कब्र क्यों है, कब्रगाह कब्रिस्तान विशिष्ट क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या था, आदमियों के साथ बर्तन या मृद भांड, इनको भी दफनाए जाने का अवशेष मिले थे। ठीक है, जब खुदाई हुई तो साक्ष्यों में क्या प्राप्त हुआ कि जो इनाम गांव है यहाँ से आदमियों के अवशेषों के साथ, कब्रों के साथ मृद भांड या बर्तन पाए गए हैं। ठीक है, मृद भांड मिट्टी के बर्तन हो गए, बाकी सोने चांदी के आभूषण भी थे, बर्तन भी थे। ठीक है, तो बर्तन सबसे पहले कहाँ मिले, यहीं पे खुदाई में। ठीक है, किसके साथ, शवों के साथ। तो ऐसा अनुमान लगाया कि जो आदमी थे वो थोड़ा अंधविश्वासी थे, वो मानते थे कि रात में जो आदमी है इसकी आत्मा आएगी तो उसको खाना रख देते तो उसमें खाएगी खाना। ठीक है, तो जो इनाम गांव है ये है कहाँ पे, तो ये है महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हमारा 46वां क्वेश्चन जो है वो है निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। चालकोलिथिक, इस पर ध्यान देना आपको, चालकोलिथिक एज किसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका, पुरापाषाण काल, बी है नवपाषाण काल, सी है ताम्रपाषाण काल, या फिर डी है लौह युग। चालकोलिथिक
थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो दोस्तों, जिसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। जी दोस्तों, ताम्रपाषाण युग को ही चारकोलिथिक एज भी कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है, तांबा युग। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा 47वां क्वेश्चन जो है वो है, निम्नलिखित में से किसने आर्यों को आदि देश के बारे में लिखा था, यानी कि आर्यों को आर्कटिक प्रदेश का बताया था कि आर्य जो है ये कहाँ से आए हैं, आर्कटिक प्रदेश से, आर्कटिक रीजन से। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, शंकराचार्य, बी है एनी बेसेंट, सी है विवेकानंद, या फिर डी बाल गंगाधर तिलक। जल्दी से अपना आंसर बताएं भाई। जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक। जी दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक ने ही कहा था कि जो आर्य हैं ये कहाँ से आए थे, आर्कटिक रीजन से। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। जो 48वां क्वेश्चन है वो है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए वशिष्ठ, बी विश्वामित्र, सी इंद्र, या फिर डी परीक्षित। अब गायत्री मंत्र क्या है आपको बताना पड़ेगा क्या? चलो नहीं पता तो बता देता हूँ। हम सुनते हैं स्कूलों में, कई बार सुनोगे प्रेयर में, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ठीक है, तो ये जो मंत्र है गायत्री मंत्र से कहते हैं, ये किसने लिखा था इसको, इसके रचनाकार कौन है। ऑप्शन नंबर ए क्या था आपको, गुरु वशिष्ठ। ऑप्शन नंबर बी जो गुरु विश्वामित्र हैं, बिल्कुल सही आंसर है इसका। ठीक है, जो विश्वामित्र थे उन्होंने ही गायत्री मंत्र की रचना की थी। ठीक है, चलिए 39वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जो हमारा 39वां क्वेश्चन है वो है, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं। अगर आपने स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन में ढंग से ध्यान दिया है तो मैंने स्टार्टिंग में आपको इसका आंसर बता दिया था, फिर भी देखते हैं किसका सही है। ऑप्शन नंबर ए जो है 1028 सूक्त, बी 1017 सूक्त, या फिर सी 1128 सूक्त, डी 1020 सूक्त। देखो चीटिंग नहीं करनी है, आपको क्या करना पता है, आपको अपना क्रेडिट स्कोर जो है आपने कितने आंसर सही दिए आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना है। ठीक है, देखते हैं भाई कौन ज़्यादा आंसर सही दे रहा है, किसकी तैयारी अच्छे से है। दोस्तों जिसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1028 सूक्त। जी दोस्तों, ऋग्वेद में 1028 सूक्तों का संकलन है। जो हमारे आज के क्वेश्चन आंसर्स का MCQ का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, यानी कि जो वैदिक पीरियड था उसमें वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था। आप जानती है वर्ण व्यवस्था क्या है, 4 वर्णों में समाज को बांटा गया था, 1 2 3 4। जो सबसे उच्च स्थान था किसको प्राप्त था, वो था ब्राह्मणों को। दूसरे स्थान पे कौन आते थे, क्षत्रिय आते थे। तीसरे पे शूद्र आते थे, नहीं तीसरे वैश्य आते थे, और चौथे पे शूद्र। तो ये जो वर्ण व्यवस्था थी इसका आधार क्या था आरंभिक वैदिक काल में, बाद के वैदिक काल में नहीं बात करी है, वैदिक काल की बात करें, ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, ऑप्शन ए है शिक्षा पर, ऑप्शन नंबर जो बी है जन्म के आधार पर, सी व्यवसाय के आधार पर, या फिर डी प्रतिभा पर, यानी कि टैलेंट के बेस पर। देखिए दोस्तों, कई लोग इस धारणा में, गलत धारणा में है कि जो वर्ण व्यवस्था है ये वैदिक समाज में, या फिर जब वर्ण व्यवस्था बनी थी उस टाइम पे काम के आधार पे थी। क्या बोलते हैं लोग, सोचते हैं कि जन्म के आधार पे थी ये, यानी कि ब्राह्मण के घर में जन्मे तो आप ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय के घर में जन्मे तो आप क्षत्रिय हो गए, वैश्य के घर में जन्मे तो वैश्य हो गए। ऐसा नहीं था। जो आरंभिक वर्ण व्यवस्था थी वो व्यवसाय पर आधारित थी। आपका व्यवसाय क्या, आपका प्रोफेशन क्या है। अगर आप पढ़ लिख गए, आप ब्राह्मण बन रहे तो आप ब्राह्मण हैं। ठीक है, ये नहीं कि आपको ब्राह्मण बनने के लिए ब्राह्मण के कुल में जन्म लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, तो आजकल गलत धारणा चलती है कि जब से वेद आए तब से इन्होंने वर्ण व्यवस्था तब से ऐसी चल रही है, ये बाद के टाइम पे चेंज हुआ ये सब। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप दोस्तों आपको हमारे आज के जो प्रश्नोत्तरी है या फिर क्वेश्चन आंसर का सेशन है ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो भाई हमारे चैनल को लाइक कर दें। ठीक है, हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं उनकी भी हेल्प ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर जो है आपके किसी भी एग्ज़ाम में, किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, चाहे वो वैदिक टाइम के हों, हड़प्पा काल में हों, किसी भी टाइम के हों, आपको सारे टर्म्स एक वीडियो में मिलने वाले हैं। तो आज के जो हमारा
सेशन था आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं, अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में बताएं। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को, जो बटन है बेल का आइकन, उसको ज़रूर प्रेस करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।